read disclaimer and follow it. यहाँ हम नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप. ठीक है, तो पहले हम इसकी एक रीडिंग लेते हैं. द टर्म वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्रॉप मीन्स द टोटल क्वांटिटी एंड द वे in which the crop requires water from the time it is sown to the time it is harvested. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसमें हम देखते हैं कि जब हमने किसी फसल को लगाया, जिस समय से हमने उस फसल को लगाया और जब हमने उस फसल की कटाई की, इस दौरान जितना भी पानी उस फसल में लगा उसे हम कहते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप. ठीक है, आगे हम देखते हैं. द डिफरेंट क्रॉप विल हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट एंड द सेम क्रॉप may have different water requirement at different places of the same country depending upon the variation of climate, type of soil, method of cultivation and useful rainfall. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अलग अलग क्रॉप के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग हो सकती है, और एक चीज़ और बोली है कि सेम क्रॉप के लिए भी वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है जब सेम क्रॉप या तो अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में उगाई गई हो या अलग तरह की मिट्टी में उगाई गई हो, है ना, या जिसमें अलग तरह का मेथड ऑफ कल्टीवेशन प्रयोग में लाया गया हो. ठीक है, ओके, आगे हम देख रहे हैं अगली डेफिनेशन. इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये. क्रॉप पीरियड. क्रॉप पीरियड इज़ डिफाइंड एज द टाइम पीरियड from the instant of sowing of a given crop to the instant of its harvesting. मतलब क्रॉप पीरियड हम उस समय अवधि को बोलेंगे जिस समय अवधि कब से शुरू हो रही है? उस समय से शुरू हो रही है जब हमने फसल को बोया, और उस समय अवधि तक क्रॉप पीरियड रहेगा जब तक हमने फसल को काटा. तो फसल को बोने से लेके फसल को काटने तक जितनी भी समय अवधि रही उसको हम कहेंगे क्रॉप पीरियड. आगे हम बढ़ते हैं. बेस पीरियड क्या है? इट इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ अ क्रॉप एट द टाइम ऑफ इट्स सोइंग टू द लास्ट वाटरिंग बिफोर द हार्वेस्टिंग. इसका मतलब हुआ कि जब भी हमने फसल लगाई और उस फसल को लगाने के बाद जब हमने पहली बार पानी दिया, है ना, और जब हमने फसल काटी और काटने से पहले जब हमने आखिरी बार पानी दिया, तो ये पहली बार जब पानी दिया और आखिरी बार जब फसल काटने के बाद पानी दिया, इस समय अवधि को हम कहते हैं बेस पीरियड. ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि डेल्टा ऑफ क्रॉप क्या होता है. ठीक है, इसको हम पहले पढ़ते हैं. द समेशन ऑफ द टोटल वाटर डेप्थ सप्लाइड ड्यूरिंग द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप for its full growth represent the total quantity of the water required by the crop for its perfect maturity. ठीक है, तो मतलब जो भी फसल है और फसल का जो बेस पीरियड है, बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप में हमने पानी में कितना फसल में कितना सेंटीमीटर पानी हमने डाला है ना, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर सेंटीमीटर में हमने कितनी डाली है जब तक कि पूरी क्रॉप पक नहीं गई है. ठीक है, तो ये जो टोटल क्वांटिटी ऑफ जो वाटर है सेंटीमीटर में, उसे हम कहते हैं डेल्टा ऑफ क्रॉप. एक और डेफिनेशन दी है. दिस total water depth in centimeter required by the crop to come to the maturity is called the base, in its base period is called the delta of the crop. तो यहाँ पे यही बात बोली है कि पानी की टोटल संख्या कितने में, टोटल डेप्थ कितने में, सेंटीमीटर में, जो कि बेस पीरियड में क्रॉप में डाली गई हो जब तक कि क्रॉप पूरी मैच्योर नहीं हो गई है, मतलब पक नहीं गई है, उसको हम कहते हैं डेल्टा ऑफ क्रॉप. है ना, हो सकता है एक बार हमने 5 सेंटीमीटर दी, फिर 5 सेंटीमीटर दी, फिर 5 सेंटीमीटर दी, फिर 5 सेंटीमीटर दी,
है ना। तो हर रोज़ हमने कितनी सेंटीमीटर सिंचाई करी, है ना। तो ये जो टोटल सम्मेशन होता है, मान लो कोई फसल 3 महीने में या 3 महीने में तैयार हो रही है, तो हर हफ्ते या हर दिन हमने कितना 3 महीने लगातार दिया, उसका हम सम कर देंगे, उस सेंटीमीटर में हम उसको जोड़ लेंगे, वो कहलाएगी डेल्टा ऑफ द क्रॉप। आगे हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ड्यूटी ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप, है ना। ये मेजर करता है, किया जाता है हेक्टर पर क्यूबिक मीटर में। इसे हम लिखते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हेक्टर ऑफ इरीगेटेड लैंड फॉर फुल ग्रोथ ऑफ अ गिवन क्रॉप by supply of 1 meter cube per second of water continuously during the entire base period of the crop। ठीक है, तो मान लो कि कोई भी जो लैंड है ना, सपोज़ 5 हेक्टर हमारे पास लैंड है। अब 5 हेक्टर लैंड में हमने क्या किया, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की दर से हमने लगातार सिंचाई करी, है ना। और ये हमने पूरी सिंचाई करी, कब तक करी, जब तक कि पूरी फसल का पूरा ग्रोथ नहीं हो गया। और ये जो हमने पूरा बेस पीरियड में हमने कंटिन्यूसली पूरी सिंचाई करी इस दर से 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो इससे हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 5 डिवाइड बाय 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, क्यूबिक मीटर, है ना, सॉरी, हेक्टर पर क्यूबिक मीटर जो रहेगा वो कहलाएगा ड्यूटी ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग क्रॉप हैं और इसके लिए डेल्टा क्या है ना। शुगर केन के लिए सबसे ज़्यादा है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि शुगर केन में ज़्यादा पानी लगता है, राइस में ज़्यादा पानी लगता है, कॉटन में कम लगता है, वीट में कम लगता है, मेज़ में और कम लगता है, फोडर में सबसे कम लगता है। फिर हम देखते हैं कि ड्यूटी किस किस बातों पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ क्रॉप पे, क्लाइमेट पे, सीज़न पे, यूज़फुल रेनफॉल पे, टाइप ऑफ सॉइल पे, एफिशिएंसी ऑफ कल्टीवेशन मेथड पे। ठीक है, एक चीज़ हम और देखते हैं कि ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द वाटर इन द इरीगेशन चैनल द वाटर इज लॉस्ट ड्यू टू evaporation and seepage। These losses are called the transition losses or the transmission losses or conveyance losses। ठीक है, तो जो भी खेत है वहाँ पे हमने पानी को सप्लाई किया कहाँ से, नहर से, है ना। तो जो सबसे बड़ी जो नहर रहेगी वहाँ से हमने छोटी नहर में पानी आया, फिर और छोटी नहर में पानी आया। ठीक है, तो इस तरह से जब वो खेत में जब वो आया तब कुछ पानी कहाँ चला गया होगा, हो सकता है नहर टूटी हो, है ना, तो वहाँ से वो लीक हो गया होगा, या हो सकता है कि वो पानी ज़मीन के अंदर चला जाए, नहर में कुछ क्रैक्स वगैरह आ गए हों। ठीक है, तो इस तरह के जो लॉस आते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन लॉस या कन्वेंस लॉस। थैंक यू।